नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में मैंने आपको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य के तत्व और लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया था। जब मैंने आपको राज्य के तत्व के बारे में बताए थे उस समय मैंने बताया था कि राज्य के 4 तत्व हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। उसी जो चौथा तत्व था, गवर्नर की परिभाषा के अनुसार जो चौथा तत्व था संप्रभुता, उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, संप्रभुता के बारे में कहा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, संप्रभुता, इसे प्रभुसत्ता भी कहते हैं, सॉवरेंटी। संप्रभुता के बारे में कहा जाता है कि संप्रभुता राज्य का प्राण है। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए प्राण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राज्य के लिए संप्रभुता की आवश्यकता होती है। बिना संप्रभुता के हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे राज्य का स्वरूप कुछ भी क्यों न रहा हो, चाहे वो राजतंत्रात्मक रहा हो, कुलीन तंत्रात्मक, अधिनायक तंत्रात्मक, या फिर आज का वर्तमान लोकतंत्रात्मक, लेकिन संप्रभुता आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि राज्य, जब से राज्य का कॉन्सेप्ट आया तब से लेकर आज तक बहुत सारे उसके कार्यों में परिवर्तन हुए, लेकिन एक कार्य शुरू से ही आज तक रहा और जो रहेगा, शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करना। और शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है जिसके आदेश का पालन सभी करें। इसलिए उसी उच्च शक्ति के रूप में हम संप्रभुता को जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सॉवरेंटी इज द ऑक्सीजन ऑफ स्टेट। संप्रभुता राज्य का प्राण वायु है। बिना संप्रभुता के हम राज्य नामक संस्था की कल्पना नहीं कर सकते। अब हम संप्रभुता के अर्थ को देखेंगे। अगर इसके संप्रभुता की अंग्रेजी देखें, सॉवरेंटी, तो सॉवरेंटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस एनस। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति। अगर इस आधार पर देखें तो संप्रभुता को हम सर्वोच्च शक्ति के रूप में देख सकते हैं। वैसे संप्रभुता की विधिवत परिभाषा या उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक जीन बोडा ने अपनी पुस्तक 6 कंसर्निंग ऑन रिपब्लिक 1576 में बोडा ने संप्रभुता को परिभाषित किया। उन्होंने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहा, ध्यान से इसको सुनिएगा, अक्सर पूछता है, और यहीं से संप्रभुता की परिभाषा स्पष्ट होती है कि संप्रभुता नागरिक व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का भी कोई अंकुश नहीं होता। सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर सिटीजन अनरेस्टेड बाय लॉ। यानी वह नागरिक, प्रजाजन सबसे ऊपर होती है और कानून से भी नियंत्रित नहीं होती, अंकुश कानून का भी नहीं होता। ये जीन बोडा ने ये सबसे पहली बार परिभाषा 1576 में अपनी पुस्तक में दी संप्रभुता की, और कहा जाता है कि इन्हीं को संप्रभुता का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अब हम देखें, संप्रभुता के 2 पक्ष हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। ये 2 पक्ष संप्रभुता के हैं। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ अपनी सीमा के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोगों के ऊपर उसका नियंत्रण हो, या अपनी सीमा के क्षेत्र में सारी चीजों पर उसका नियंत्रण हो। बाह्य संप्रभुता का अर्थ कि अपने जैसे किसी दूसरे राज्य से सहमति द्वारा संबंध स्थापित करने के लिए वह स्वतंत्र हो, किसी राज्य के दबाव में ना आए। वह अपने जैसे दूसरे राज्य से संबंध स्थापित करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो, चाहे तो संबंध स्थापित करे, चाहे तो ना करे, कोई दबाव उसके ऊपर ना हो।
ये नहीं कि जबरदस्ती किसी के राज्य के आदेश का वो पालन कर रहा है, तो फिर उसकी संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता नष्ट हो जाती है। तो ये दो पक्ष बताए गए संप्रभुता के। अब हम संप्रभुता के लक्षण को देखेंगे। लक्षण देखिए, जॉन बोधा ने जो अपनी परिभाषा दी, उस परिभाषा के आधार पे बोधा ने संप्रभुता के कुछ लक्षण बताए। अगर बोधा के सिद्धांत को देखें, बोधा को एक राइटर के रूप में, थिंकर के रूप में पढ़ें, तो वहाँ भी ये चीज़ें मिलती हैं। बस थोड़ा सा अगर बोधा को पढ़ना है तो फिर उसमें कुछ सीमाएं बोधा ने लगाई, उसको देखना है। फिलहाल यहाँ हमको केवल संप्रभुता देखना है। पहला लक्षण था निरंकुशता। देखिए, निरंकुश, मैंने आपको बताया कानून से भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता, यानी संप्रभुता बिल्कुल निरंकुश होता है। वह सर्वोच्च शक्ति होती है, उसके आदेश का पालन हम सब स्वभावतः करते हैं, वह किसी के आदेश का पालन नहीं करता। यानी ध्यान दीजिएगा, यहाँ संप्रभुता की बात हो रही है, राज्य के महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता, उस पर कोई अंकुश नहीं होता, वह निरंकुश, यानी उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर बोधा की परिभाषा देखें तो उसमें भी कहा उन्होंने कि नागरिक व प्रजाजन के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का भी अंकुश नहीं है। तो पहला लक्षण बताया कि संप्रभुता निरंकुश होती है। दूसरा, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक, देखिए, ऑल कॉम्प्रिहेंशन, सर्वव्यापक। देखिए, इसका एक नाम है प्रभु सत्ता। कहा जाता है जैसे ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, प्रभु की सत्ता कण कण में निवास करती है, उसी प्रकार राज्य के सीमा के अंतर्गत वह सर्वव्यापक है। सभी चीजों पर संप्रभुता, चाहे वह स्थलीय क्षेत्र हो, वायु क्षेत्र हो, नदी नाले, पर्वत पहाड़, नागरिक, प्रजाजन, जो कोई भी हो, सबके ऊपर उसकी सत्ता स्थापित होती है। वह सभी उसके आदेश का पालन करते हैं, यानी वह सर्वव्यापक है, पूरे उस क्षेत्र में सब जगह निवास करती है। ऐसा नहीं कि यहाँ है वहाँ नहीं। इसका एक अपवाद है, हर राज्य में दूसरे राज्यों की एम्बेसीज होती है, दूतावास। जैसे भारत की एम्बेसी अमेरिका में है और अमेरिका की एम्बेसी दिल्ली में, जाएंगे मुखर्जी नगर इलाके में तो वहाँ भारत की एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी। उस एम्बेसी के क्षेत्र में उस देश का नियम कानून, उस देश की संप्रभुता लागू होती है। लेकिन इससे हमारी सर्वव्यापकता या हमारी संप्रभुता कहीं खंडित नहीं होती। क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यह एक समझौता है। हमने उनको अपने यहाँ दूतावास रखने के लिए जगह दी है और उन्होंने अपने यहाँ हमको दिया है, तो इससे हमारी संप्रभुता कहीं खंडित नहीं होती। बाकी यह आपसी समझौता है, इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता सर्वव्यापक है। तीसरा लक्षण बताया गया स्थायी। परमानेंट। देखिए, लोगों को लगता है कि राज्याध्यक्ष बदल गया तो संप्रभुता बदल गई, ऐसा नहीं है। जो संप्रभुता है वो राज्य का प्राण है। संप्रभु बदलते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। ब्रिटेन में एक कहावत थी, बड़ी पुरानी कहावत, किंग इज डेड बट लीव लॉन्ग किंगशिप, राजा मृत्यु बरन राजपद चिरायु। यानी कि जो व्यक्ति उस सॉवरेंटी का प्रयोग कर रहा है संप्रभु, वो बदल सकता है। जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा वह उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग करेगा। व्यक्ति आएगा और जाएगा, लेकिन संप्रभुता परमानेंट रहेगी। संप्रभुता राज्य से अलग हो ही नहीं सकती। जैसे इस शरीर से प्राण अलग कर दिया जाए तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं, उसी प्रकार राज्य से संप्रभुता को अलग कर दिया जाए तो कोई मतलब नहीं। इसलिए संप्रभुता राज्य में परमानेंट, स्थायी रूप से रहती है। संप्रभु आते और जाते रहते हैं, जो ही उस कुर्सी पर बैठेगा वह उस संप्रभु हो जाएगा, वह उस शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता स्थायी होती है। चौथा, अपृथकरणीय।
संप्रभुता अपृथकरणीय है, संप्रभुता को अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता जो अलग होगी तो उसका नाश हो जाएगा। संप्रभुता अलग नहीं होती, वह अपृथकरणीय है, वो राज्य का प्राण है। संप्रभुता को अलग कतई नहीं किया जा सकता। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पहले पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो पाकिस्तान थे। एक बंगाल के इधर जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है। 1971 में युद्ध हुआ, बांग्लादेश के सेनानियों ने अब पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष लड़ा, और जो उसे इंटरनेशनल लॉ में एक चैप्टर आता है मान्यता, जो उसे कुछ देशों ने मान्यता दी, वह एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से संप्रभुता पृथक हो गई ना, पाकिस्तान की संप्रभुता वही है। एक नए राज्य की मान्यता हो गई, उसकी अलग एक संप्रभुता हो गई। इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता अपृथकरणीय है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। जो अलग किया जाएगा संप्रभुता का नाश हो जाएगा, इसलिए इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संप्रभुता अविभाज्य है। अगला लक्षण अविभाज्य, यानी संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। देखिए, एक होता है डिवाइडेशन और एक होता है सेपरेशन। तो संप्रभुता सेपरेट भी नहीं की जा सकती, संप्रभुता को डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। हालांकि इस पर लेके बहुत विवाद है। संप्रभुता के 3 चीजें आपको पढ़नी है। एक संप्रभुता की परिभाषा और उसके मूल लक्षण, दूसरा ऑस्टिन की संप्रभुता, और तीसरा संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। ये एकत्ववादी सिद्धांत ऑस्टिन का है और एक बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत इसी संप्रभुता के अविभाज्यता को लेकर आरोप लगाते हैं और संप्रभुता को विभाजित करने की बात करते हैं। लेकिन यहां संप्रभुता के बारे में कहा गया कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभाजित संप्रभुता का कोई अर्थ ही नहीं। संप्रभुता राज्य का प्राण है और एक जगह ही रहती है। अगर उसको विभाजित किया गया तो संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं है। जैसे आज वर्तमान में क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, इसी को लोग बहुलवादी इसको संप्रभुता का विभाजन मानते हैं। लेकिन जबकि यह संप्रभुता का विभाजन नहीं है, अंतिम शक्ति संसद के पास है। संसद किसी चीज में परिवर्तन कर सकती है। संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, और संसद का अर्थ राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और संसद के दोनों सदन सब है। तो संप्रभुता विभाजित नहीं हो सकती, या अविभाज्य है। अनन्य, अगला लक्षण बताया गया अनन्य। अनन्य, अनन्य का अर्थ होता है उसके जैसा कोई नहीं। पूरे क्षेत्र में संप्रभुता एक होती है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक जंगल का 2 राजा शेर नहीं हो सकता, वैसे ही एक राज्य में एक ही संप्रभुता होगी, वो अनन्य होगी, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया कि संप्रभुता का एक लक्षण कि संप्रभुता अनन्य होती है, उसके जैसी कोई दूसरी संप्रभुता नहीं हो सकती। उसी राज्य में कोई दूसरी शक्ति नहीं हो सकती जिसे हम संप्रभुता कहें, इसीलिए कहा जाता है संप्रभुता अनन्य। अंतिम लक्षण बताया गया मौलिक, यह ओरिजिनल होती है। देखिए, मौलिक का अर्थ यह किसी के द्वारा दी गई नहीं है, यह प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई शक्ति किसी के द्वारा दी जाती है तो देने वाला उससे शक्तिशाली हो जाएगा, और दी गई है तो फिर कभी भी ली जा सकती है। लेकिन संप्रभुता दी नहीं गई है, यह मौलिक है, किसी के द्वारा दी नहीं गई है। और यह जो संप्रभुता है, यह अगर किसी के द्वारा दी गई होती तो उससे बड़ी शक्ति जिसने दिया है वो उससे बड़ी हो जाती। इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता एक मौलिक शक्ति है, ओरिजिनल है। यह न किसी के द्वारा दी नहीं गई है और न ही किसी के द्वारा ली जा सकती है, इसलिए संप्रभुता को मौलिक माना जाता है। ये संप्रभुता के लक्षण थे। बहुत आसान है ये। आगे हम अगले वीडियो में ऑस्टिन की संप्रभुता को पढ़ेंगे।
अब यहां थोड़ा सा और जानने की आवश्यकता है कि संप्रभुता के कुछ रूप बताए गए। संप्रभुता के कुछ रूप बताए गए। पहला रूप बताया गया औपचारिक, एवं वास्तविक। वास्तविक संप्रभुता। देखिए, एक बताया गया औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। अब देखिए यहां क्या है, कुछ देशों में ऐसा होता है कि संप्रभुता किसी के नाम, किसी में संप्रभुता निवास करती है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कोई और करता है। औपचारिक रूप से उसके नाम पे सारे कार्य कोई और करता है। तो जो औपचारिक रूप से नाम होता है जिसका, जिसके नाम से संप्रभु शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, उसे हम औपचारिक संप्रभु कहते हैं। और जो उस शक्ति का वास्तविक प्रयोग कर रहा होता है वह वास्तविक संप्रभु होता है। जैसे इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। ब्रिटेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वह औपचारिक संप्रभु होता है, और संसद सहित मंत्रिमंडल वास्तविक रूप से उसके शक्तियों का प्रयोग करती है, इसीलिए उसे हम वास्तविक संप्रभु कहते हैं। भारत में भी यही स्थिति है। औपचारिक संप्रभु के रूप में राष्ट्रपति है और वास्तविक संप्रभु के रूप में मंत्रिमंडल और संसद है। यह हो गया पहला औपचारिक। दूसरा कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता। देखिए, कानूनी संप्रभुता का आशय ऐसी शक्ति जिसे कानून बनाने की शक्ति हो और उसे लागू करने की शक्ति हो। ऐसी संस्था जिसके पास कानून बनाने और लागू करने की शक्ति हो। यह तो या तो ये किसी व्यक्ति विशेष में होगा या किसी समूह विशेष में होगा, जिसमें कानून बनाने, उसे लागू करने की शक्ति हो और न्यायालय इसे प्रमाणित करे। ऐसे संप्रभुता को हम कानूनी संप्रभुता कहते हैं। अगर इसका उदाहरण देखना हो तो ब्रिटेन में संसद सहित सम्राट यह कानूनी संप्रभु है। संसद सहित सम्राट कानूनी संप्रभु। भारत में राष्ट्रपति सहित, संसद सहित राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल यह कानूनी संप्रभु है, जिसके पास कानून बनाने की शक्ति, उसे लागू करने की शक्ति और न्यायालय भी इसे प्रमाणित करे। वह किसी भी चीज का उल्लंघन कर सकता है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे शक्ति को हम कानूनी संप्रभु शक्ति कहते हैं। तीसरी शक्ति राजनीतिक संप्रभु। राजनीतिक। देखिए, राजनीतिक संप्रभु वह होता है जो कानूनी संप्रभु को बनाता है। जो कानूनी संप्रभु को स्थापित करता है उसे हम राजनीतिक संप्रभु कहते हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्री देश हैं, वहां कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जहां प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, वहां जो विश्व के अधिकांश देशों में है, वहां जो कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु अलग अलग इकाइयां होती हैं। कानूनी दृष्टि से पार्लियामेंट संप्रभु होता है, संसद संप्रभु होता है, लेकिन वास्तविक रूप में राजनीतिक संप्रभु के रूप में उस देश के निर्वाचक जो उनको वोट देकर वहां स्थापित करते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्री देशों में कोई अंतर नहीं कानूनी राजनीतिक संप्रभु में, लेकिन जहां प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र है, जैसे विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र है, वहां संसद कानूनी संप्रभु होता है, लेकिन देश के जो निर्वाचक होते हैं वह राजनीतिक संप्रभु के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली जो शक्ति होती है उसे हम राजनीतिक संप्रभु कहते हैं। और सत्ता पर नियंत्रण कौन रखता है? देश का निर्वाचक रखता है। जिसको चाहेगा देश का निर्वाचक वो सत्ता पर काबिज होगा। अगला, चौथा, वैध व यथार्थ संप्रभु। वैध व यथार्थ।
वैध और यथार्थ संप्रभु। अब देखिए, जिस समुदाय, व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, वो वैध संप्रभु होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस वैध संप्रभु के बनाए गए नियमों, कानूनों या संविधानों को स्वीकार नहीं करते और क्रांति या विद्रोह के माध्यम से शासन सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। उनको हम यथार्थ संप्रभु कहते हैं। हालांकि एक बात जान लीजिए, वैध और यथार्थ संप्रभु बहुत दिन तक अलग नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि यथार्थ संप्रभु अगर जबरदस्ती सत्ता पर काबिज हो गया तो उसे जनता के सामने जाना ही पड़ेगा। अगर जनता वैधता प्रदान करेगी तो वो रहेंगे, अगर नहीं प्रदान करेगी तो उनको जाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देता हूं कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, उस समय रूस का जो शासन था, जो रूस का संविधान था, वो वैध संप्रभु था। लेकिन लेनिन ने यथार्थ संप्रभुता को स्थापित किया और बाद में लेनिन को जनता ने स्वीकार कर लिया, उसको वैधता प्रदान कर दी, वो वैध संप्रभु हो गया। ऐसे ही 1958 में अयूब खान पाकिस्तान में, 1958 में जो अयूब खान थे पाकिस्तान में, उन्होंने भी ऐसी संप्रभुता, यथार्थ संप्रभुता स्थापित की। 1968 में याया खान, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का, जिसने वैध संप्रभु की जगह यथार्थ संप्रभु को स्थापित कर दिया। लेकिन ये वैध और यथार्थ संप्रभु, मैं कह रहा हूं फिर से कि ये दोनों ज्यादा देर तक अलग नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद इनको एक होना ही पड़ेगा। या तो जो शासन सत्ता में काबिज हुआ है यथार्थ संप्रभु के रूप में, उसी को जनता वैधता प्रदान कर दे, या फिर उनको नकार दे, किसी और को वैध संप्रभु। ये ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। अंतिम बताया गया जन संप्रभुता। देखिए, जन संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन कह सकते हैं एक तरीके से जीन जैक रूसो ने किया। 18वीं शताब्दी तक विश्व में प्रायः सभी राज्यों में निरंकुश राजतंत्र, राजाओं का शासन था। इन राजाओं के शासनकाल में कुछ व्यक्तियों ने विद्रोह या किसी भी माध्यम से लोकप्रिय संप्रभुता की बात रखी। आज वर्तमान में लगभग सभी देशों में लोकप्रिय संप्रभुता, जो कि देश के निर्वाचकों में, देश की जनता में निवास करती है, वो लोकप्रिय संप्रभुता का शासन चल रहा है। इसकी बात मार्सिलो पेडुआ, विलियम ऑकम, लॉर्ड ब्राइस इत्यादि तमाम लोगों ने इस जन संप्रभुता की बात की, या इसे लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। और कहा जाता है कि लोकप्रिय संप्रभुता, ब्राइस ने कहा कि लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार और प्रतीक बन गया है। अगर जहां भी डेमोक्रेटिक शासन है वहां लोकप्रिय संप्रभुता या जन संप्रभुता निवास करती है, उसी के आधार पर शासन सत्ता का संचालन होता है। बेटा, ये था संप्रभुता के पक्ष, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता की परिभाषा, उसके पक्ष आंतरिक बाह्य संप्रभुता, संप्रभुता के लक्षण। मैंने संप्रभुता के लक्षण बताए। क्या लक्षण थे? 7 लक्षण बताए थे कि संप्रभुता निरंकुश होती है, संप्रभुता सर्वव्यापक होती है, संप्रभुता स्थायी होती है, संप्रभुता अपृथकरणीय है, संप्रभुता अविभाजनीय है, संप्रभुता अनन्य है, संप्रभुता मौलिक है। उसके बाद मैंने आपको संप्रभुता के रूप बताए: औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, वैध और यथार्थ संप्रभुता, और अंतिम में मैंने आपको जन संप्रभुता या लोक संप्रभुता बताई। अगले वीडियो में हम ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत और उसकी आलोचना पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।